रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीफ फारूक। 8 फरवरी 2024 के लिए शेड्यूल्ड इंतखाबात। सवाल सबसे बड़ा ये है कि वो इंतखाबात क्या साफ और शफाफ हो पाएंगे, क्या इंतखाबात हो भी पाएंगे या नहीं। आज ये सवाल इसलिए किया जा रहा है कि पहले तो बात सेनेट ऑफ पाकिस्तान तक थी, 12-14 सेनेटर्स वहां पर मौजूद थे। उनका ये सेंटिमेंट है कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के अंदर ऐसे हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के इंतखाबात ना करवाया जाए, जबकि अब उनके साथ यकज़बान हो गए हैं मौलाना फजल रहमान साहब। उनका ये कहना है कि आसमान नहीं टूट पड़ेगा अगर इंतखाबात कुछ देर आगे कर दिए जाए। सलीम सावी साहब को इंटरव्यू मौलाना फजल रहमान साहब ने दिया। उन्होंने कहा हम उस करारदाद की तायीद करते हैं और उनके मौक़िफ़ के मुताबिक आई है वो करारदाद जिसके ऊपर बहुत से लोग सीख पाए हैं। कुछ तो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि तौहीन अदालत हो जाए, क्यों ना उन सेनेटर्स के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये करारदाद मंजूर करवाई है। अजीब माहौल, अजीब बातें हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात हैं कि इंतखाबात इल्तबा का शिकार हो सकते हैं? कोई जवाज़ बनता भी है या नहीं? और क्या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखकर, सर्दी जैसी सूरत हाल को देखकर वाकई हम ये कह सकते हैं कि इंतखाबात आगे होने चाहिए? दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त सियासी जमातें मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ उनमें से वाहिद जमात है जो कहती है कि हम ज़ेर अताब हैं, ना हमें डील चाहिए, ना हमें कुछ और चाहिए, हमें सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। जबकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। उनके तकरीबन 75-76% जो लोग हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी ये सवाल कर रही है। बहुत से सवालात इससे जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँ। जनाब मुजीब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं और मेरे उस्ताद हैं। बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका लाहौर में मुझे ज्वाइन करें। लाहौर स्टूडियोज़ में जनाब इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपका भी। जनाब मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और हमारे उस्ताद हैं। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका भी। शामी साहब मैं आपसे इसलिए आगाज़ करना चाहूँगा सर कि ये बात मैं मुतअद्दिद दफ़ा आपसे पहले भी आपके सामने मैं रख चुका हूँ, क्योंकि ये डेवलप हो रही है, सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, कोई ना कोई नई चीज़ रोज़ आ जाती है। हम अगर पहले इलेक्शन की बात कर लें, इससे पहले कि हम आगे चल के सियासी जमातों यानी ख़ास तौर पर PMLN और PTI के हवाले से बात करें, इलेक्शन 2024, दो सवाल हैं इसके इर्द गिर्द। पहला सवाल ये है कि क्या इंतखाबात महज इस वजह से इल्तवा का शिकार हो जाने चाहिए या कर देने चाहिए कि दो सूबों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दुरुस्त नहीं है और चंद सेनेटर साहिबान ने करारदाद भी मंजूर कर रखी? देखिए, इस बात में तो कोई शुबा नहीं कि KPK में और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है और बाज़ अजला जो हैं और बाज़ इलाके जो हैं वहाँ सूरत हाल सख्त मखदूश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का हमें एहतराम है और जिन सेनेटर्स ने ये करारदाद पेश की है उनसे भी कोई ज़ाती बात तो नहीं की जा सकती उनके बारे में जी। वो अपनी राय रखने का हक़ रखते हैं। लेकिन जो एतराज़ तो हो रहा है कि उन्होंने ये करारदाद जिस तरीक़े से पेश की है, जिस तरीके से उसे मंजूर कराया गया है, वो कोई मामूल की पार्लिमानी कार्रवाई नहीं है। यानी ये तो एक लगता है कि शबखून मारा गया है। एक खुफिया एक करारदाद पेश की गई और उसे झटपट मंजूर करा लिया गया, तो उस पर शदीद एतराज़ हो रहा है। अगर वो खुले बंदों एक नोटिस दे के अरकान को करारदाद पेश करते, उस पर बहस होती, उस पर लोग अज़ारे ख्याल करते, तो फिर तो उस पर एतराज़ नहीं हो सकता था। ठीक, लेकिन बहरहाल जो भी है करारदाद उन्होंने मंजूर करा ली, जिसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, बिल्कुल ना कोई अखलाकी हैसियत है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इंतखाबात फिर कितने अरसे के लिए मुलतवी होने चाहिए और कौन आदमी यकीन से कह सकता है कि फिर 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद जो हालात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। और ये जो दहशत गर्दी है KPK में और बलूचिस्तान में, बल्कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी इसकी लहर आती रहती है, ये तो बड़ी शिद्दत से जारी है बरसों से। तो अगर हम इसका इंतज़ार करने लगे कि इसका मुकम्मल ख़ात्मा हो जाए तो फिर इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर तो मतलब यह है कि वो उसका यानी एक बिल्कुल गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी करना पड़ेगा इंतखाबात को। ठीक हो गया सर। तो इसलिए हमें जो कुछ भी है
सिक्योरिटी अदारों को चैलेंज दरपेश है, जहाँ जहाँ सूरत हाल मखदूश है। अगर बाज़ इलाके ऐसे हों खुदा न खास्ता जहाँ मुमकिन ना हो तो इलेक्शन कमीशन वहाँ इलेक्शन मुलतवी कर सकता है, एक ज़िले में, किसी 2 ज़िले में, मगर अमूमी इंतखाब सारे मुलतवी हो जाएं, इस पर इत्तफाक़ राय नहीं है। और आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान की एक तन्हा आवाज़ है जो उन सेनेटर्स के हक में बुलंद हुई है। बिल्कुल ठीक। किसी बड़ी सियासी जमात ने उनका साथ नहीं दिया और सबका यही इसरार है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी, पीपल्स पार्टी का भी, पीटीआई का भी, कि इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी को होने चाहिए। ठीक। और मेरा ख्याल है कि इंतखाबात का होना जो है ना होने से बहुत बेहतर है। हम अपने आप को और अपने निज़ाम को और अपनी रियासत को हवा में मुअल्लक नहीं रख सकते गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। बिल्कुल ठीक। इफ्तिखार साहब, ये शामी साहब की बात में बड़ा वजन है। एक आर्ग्यूमेंट जो आता है वो ये कि जी इंतखाबात होने ही इतने मुतनाज़ा हैं। एक जमात कह रही है कि जी देखें हमारे लीडर के साथ क्या किया, हमारे बंदे आधे भागे हुए हैं, हमारे लोगों को कैंपेन किया। आज किसी जमात को अगर इजाज़त नहीं है तो वो सिर्फ पीटीआई है जिसको इजाज़त नहीं है कोई वर्कर कन्वेंशन करने की। हम पंजाब में आए तो हमारे बंदे को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से पकड़ लिया जाता है। तो इलेक्शन तो मुतनाज़ा हो चुके हैं। क्या आप इस प्रेमिस से एग्री करते हैं या आप समझते हैं नहीं ये एग्जैजरेशन है? आप वकील हैं बाय प्रोफेशन आल्सो, आप कानून को जानते हैं, तो सारा अमल कानूनी तौर पे होना है। और आइन क्या कहता है इसके बारे में कि इलेक्शन कमीशन करवाएगा? बिल्कुल ठीक। और तो कोई अथॉरिटी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं कि आइन। और फिर जब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो फिर इलेक्शन के कवानीन की भी बात होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अच्छा, जब वो होगी तो उसमें क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, कागजात के मुस्तरद किए जाने की बात होगी या नहीं होगी? बिल्कुल ठीक। और उसके लिए हल भी है, ट्रिब्यूनल्स में ट्रिब्यूनल में जाएं। तो क्या आपको प्रोसेस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा? वो नज़र आ रहा है। अच्छा, वो ठीक। नंबर 1, जब आपको नज़र आ रहा है तो फिर किस किस्म की शफाफियत आप चाहते हैं, ये भी ज़रा हमें बता दीजिए कि इन कवानीन पर अमल ही ना हो जो आपने तय कर रखे हैं। अगर उन पर अमल हो रहा है तो यही शफाफियत है। बट इफ्तिखार साहब, लोगों के वो जो सारा एक्सरसाइज थी कागज़ खींचने वाली, घसीटने वाली, वो हुआ। मैं आपको जवाब देता हूँ। ये आप क्या कहते हैं, ओवर किलिंग थी। क्या कहते हैं इसको? ओवर किल हो गया। ओवर किल का है, फजूल बदनामी भी मूल ली और कुछ हुआ भी नहीं। और मैं तो हैरान हूँ, मतलब इसमें कौन से अनासर इन्वॉल्व हो सकते हैं? मतलब वो लोग देखिए, ये बात तो मुनीब हमें समझ आ रही है कि इस मुल्क के अंदर एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं और वो खुल के पिछले 1.5-2 सालों में हमारे सामने आ गई। ठीक है। जब आपको याद हो, जब सूरी ने जो कासिम सूरी ने जो हरकत की, उसके फ़ौरन बाद आर्टिकल 6 का एक केस बनता था जो नेक्स्ट गवर्नमेंट को मूव करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। हाँ, इसका मतलब है कि वो ताकतवर लोग हैं जो जमहूरियत के प्रोसेस के ख़िलाफ़ हैं, जो 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, वो बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ है। जब वो बोलते हैं तो हमें समझ आ जाती है। तो मेरे लिए हैरानगी की बात नहीं। बट इफ्तिखार साहब, ये फरमाइएगा, आपने दुरुस्त बात निशानदेही कर दी। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के कवानीन, कागजात नामजदगी का मुस्तरद होना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाना, वहाँ के मंजूरी जाना, फ़ाइन। लेकिन PMLN कह रही है जी हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी इंतखाबी मुहिम 15 जनवरी से। पीपल्स पार्टी कर चुकी है। मौलाना साहब कहते हैं जी वहाँ पर मसाइल होंगे, लेकिन शायद कोई और जगह ऐसी होंगी जहाँ मौलाना साहब कर सकते हैं। उनके जलसों या कॉर्नर मीटिंग्स के ऊपर पुलिस दावा नहीं बोलेगी। PTI ये कहती है कि हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं है, हमारे साथ ये किया जाएगा। जब करेंगे जलसा और उन पर दावा किया नहीं क्या? कराची के अंदर किया गया, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में मुनीब खुदा नहीं, मतलब उन्होंने गैदरिंग की, लेकिन चंद जगहों पर हुआ भी ना। नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने 4 दिन मुसलसल और जो ज़बान किया, लेकिन फिर भी हुआ। मुनीब एक सेकंड, जो ज़बान इस्तेमाल की गई, देखें बहरहाल ये एक रियासत है या नहीं? इस रियासत में आपको हक है आईनी तौर पर, मुझे भी हक है। जब मैं आइन से बाहर जाके बात करूंगा, जब इस रियासत के एक यूनिट के खिलाफ दूसरे यूनिट को उकसाऊंगा तो फिर इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। तो वो तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में, दुरुस्त आपने कहा, उन्होंने बड़े वहाँ पर जलसा या कॉर्नर बहुत बड़े, लेकिन वहाँ पर तो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वहाँ पर तो शेर अफजल मरवत ने कहा जी कि बिल्कुल इमरान खान का पैगाम मैं लेके आया हूँ कि फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा। बड़ी अच्छी बात है, यानी कि ये तो बहुत खूबसूरत बात बताई आपने कि अगर वो 9 मई से उन्होंने ये सबक सीख लिया कि पाक फौज जिंदाबाद, तो एक पॉजिटिव नोट है उनका। मुझे तो लेकिन फिर भी उनके मसाइल का खात्मा क्यों नहीं है? देखो मसाइल मुनीब, सियासत में मसाइल जो है आपके साथ चलते हैं। ठीक है, मैं और आप कह चुके हैं कि ओवरकिल मत करो। हमारा तो मुतालबा, मैं तो उन सहाफ़ियों में से हूँ
जो कई महीनों से कह रहा है कि उसको फांसी मत दो, पार्टी को बैन न करो, और पार्टी का निशान जो है फांसी ना दो। कौन किसको फांसी लगे? इमरान को फांसी। बिल्कुल, ये जो लोग सोचते हैं कि उसको ऐसे केसेस में फांसी नहीं, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जिसका ये ज़हन में है, मैं समझता हूँ बड़ी बचकाना सोच है। गलत है, ऐसा नहीं हो। और मैं कहता हूँ कि उनका निशान उसको दिया जाए, क्या हो जाएगा? बट वो भी कानून के मुताबिक होना है ना। एग्जैक्टली, आप कानून के मुताबिक होना है। सुप्रीम कोर्ट ने दैट इज द प्रॉब्लम मुनीब, कि हम लोग आम लोग जो है कवानीन को नहीं जानते। अच्छा मज़हब, ये फरमाइएगा सर, कीपिंग इन माइंड जो आज हालात है, ये भी कहा जाता है कि नहीं अब आज सख्ती या तहरीक इंसाफ जब मुश्किल में है, मसाइल में है, तो वो कहते हैं नहीं इतना बड़ा रियासती जबर आज तक नहीं देखा जो कि तहरीक इंसाफ के ऊपर हुआ है। तो क्या ये बात एग्जैजरेशन है, दुरुस्त है? और अगर दुरुस्त है तो फिर क्या हम ये बात मान कर चलें कि बस फिर इंतखाबात का कंट्रोवर्शियल या नॉन कंट्रोवर्शियल होना वो अहमियत नहीं रखता है, इंतखाबात का होना ज़रूरी है? जो इस तरह शामी साहब ने फरमाया कि चले इंतखाबात का होना ज़रूरी है और हम अपने निज़ाम को इस तरह हवा में नहीं रख सकते फॉर इनडेफिनिट पीरियड। शुक्रिया मुनीब। देखिए, जो वर्स्ट काइंड ऑफ टेररिज्म रहा है पाकिस्तान में, उसके दौरान कोई 4 जनरल इलेक्शंस हुए हैं। 9/11 के बाद अगर आप देख लें तो 2002 में इलेक्शंस हुए, 2008 में इलेक्शंस हुए, 2013 में इलेक्शंस हुए, 2018 में इलेक्शंस हुए। इनमें 2 इलेक्शंस ऐसे थे, 2008 में जो है वो 2002 में MMA की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, और बलूचिस्तान में भी कोalition थी उनकी। 2008 में भी आप यूँ समझ लें कि पीपल्स पार्टी, ANP और JUI की वो थी। अलबत्ता 2013 और 2018 में मौलाना फजलुर रहमान अपनी दोनों नशिस्तें हार गए थे और JUI की पोजीशन जो है वो खासी ख़राब हो चुकी थी। प्रॉब्लम यह है कि जो मौलाना फजलुर रहमान जो आर्गूमेंट उठा रहे हैं, इसमें जिस तरह शामी साहब ने भी कहा कि टेररिज्म के वाक़यात हो रहे हैं, और इसके 2 एस्पेक्ट्स जो मेरा ख्याल है काबिल गौर हैं। और क्योंकि ये पहला जो वाक़या नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान पे माजी में अटैक्स हो चुके हैं, सुसाइडल अटैक्स हो चुके हैं। बिल्कुल। सवाल ये है कि वाई JUI इज़ अ टारगेट, वाई मौलाना फजलुर रहमान को टारगेट किया जा रहा है इस तरीके से? इसका एक उसको देखने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी टारगेट नहीं होती, और कोई मजहबी जमात जो सियासी जमात है वो टारगेट नहीं होती। JUI क्यों टारगेट हो रही है? इसका जो मैंने अपने उसमें देखा कि JUI और मौलाना फजलुर रहमान गालिबन इसलिए कि जो एक इंतहा पसंदों का ग्रुप है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ है, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो JUI को, मजहबी जमातों में JUI को सबसे मुतहर्रिक जो है वो रिलीजियस कम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे देखते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान का क्योंकि मदरसे में बड़ा असर व रसूख है अफगानिस्तान के साथ भी, तो एक ख़ास ग्रुप उनको निशाने पे रखा है और रखा हुआ है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन जब मौलाना ये कहते हैं कि इसकी बिना पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो मौलाना उससे आगे कुछ नहीं कह पा रहे। मतलब कब तक नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ठीक। कौन सी फजा होगी कि जिसकी बिना पे मौलाना फजलुर रहमान ये समझेंगे? एग्जैक्टली, ये दुरुस्त बात है। यही शामी साहब ने भी इसी पॉइंट को हाईलाइट किया। सर जरा ट्रांसपेरेंसी पे आ जाएं, जो मैं तहरीक इंसाफ का आर्गुमेंट आपके सामने रखा। सर देखिए जो लेवल पे अभी इफ्तिखार भी जो बात कह रहे थे, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि कभी इलेक्शन अनाउंस हो गया है, उसके बाद आप किसी पार्टी के लीडर्स को उठा के आप MPA में बंद कर दें, आप MPO में बंद कर दें, MPO 3 में बंद कर दें? कितने लोग MPO 3 में बंद किए गए हैं? ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस क्यों? देखिए, किसी को पे केस बनाना एक अलग चीज़ है, राइटली या रॉन्गली, सही केस बनाया या नहीं, लेकिन MPO तो खालिसतन इंतज़ामी डिसीजन है। अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि इस चीज़ को रोके, कैटेगोरिकली रोके। और अगर आप किसी एक जो कैंडिडेट्स भी हों या पार्टी के लीडर्स भी हों, आप वो एक जगह से बेल होती है, दूसरे केस में डाल देते हैं, दूसरे केस में, हम सबको पता है, शामी साहब को हम सबसे ज़्यादा पता है, इफ्तिखार साहब को हमसे ज़्यादा पता है जी, कि ये केसेस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़ुमरे में आते हैं। बिल्कुल। कोई स्पेसिफिक केस हो तो समझ में आता है, उस स्पेसिफिक केस में एक आदमी की बेल हो जाती है, उसको उठा के आप एक और केस में बंद कर देते हैं, उससे निकलता है तो उसे उठा के फिर ले जाते हैं।
ये चीजें, इसका मतलब ये कि एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि और जमातों के भी लोग उठा के ले जाए जा रहे हैं। हमने कराची में ये MQM के साथ भी देखा 22 अगस्त के बाद, जिसको चाहा उठा के आपने 22 अगस्त में बंद कर दिया। उसको 500 लोग बंद हैं उस केस के अंदर, मतलब 500 लोगों पे वो मुकदमात कायम है उसमें। ये जो चीजें ये फिर असरअंदाज होती हैं, ये चीज फिर रिफ्लेक्ट करती है कि एक पार्टी को जो है वो नहीं, इलेक्शन में एक फ्री स्पेस नहीं दिया जा रहा। ठीक हो गया। बाकी हम जलसे जुलूस में देख लेंगे कि जलसे जुलूस में कितना, और माजी में जिस तरह नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जिस तरह PMLN के लोग भी उठा लिए गए, उसको भी तो उसी तनाजुर में देखा जाता है। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मेरे नजदीक तो यह है कि किसी को पॉलिटिकल स्पेस से ना रोका जाए। ठीक है, पॉलिटिकल स्पेस डिप्राइव नहीं होनी चाहिए। बट शामी साहब ये फरमाइएगा सर, चले खुली डुली बात है ना कि इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ, चले इमरान खान साहब की फेयर एंड स्क्वायर एक लड़ाई है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से, उस मसले का या उस तलखी का हल ना होने की वजह आप ज़्यादा जिम्मेदारी इमरान खान साहब को देंगे कि जिस हालत में तहरीक इंसाफ है उनकी हिमाकतें हैं, या आपको लगता है कि नहीं इस दफ़ा वो जो एक टर्म इस्तेमाल की जा सकती है कि मिसाला भी बहुत तेज़ है और माहौल भी बहुत गर्म है, तो किसको ज़्यादा जिम्मेदार ठहराएंगे सर इस तलखी का आप? मुनीब साहब देखें, इससे कता नज़र के तलखी का जिम्मेदार कौन है जी, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबदूल करना चाहता हूँ जी कि तमाम तर शिकायत के बावजूद तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन के इल्तवा का मुतालबा नहीं किया जा रहा जी। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने चाहिए जी, और उसकी जो शिकायत है उसका अजाला होना चाहिए। वो ये नहीं कह रही कि क्योंकि मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और मुझे शिकायत पैदा हो रही हैं इसलिए इंतखाबात को मुलतवी कर देना चाहिए। तो ये बड़ी अहम बात है कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात से जुड़ी हुई है। जहाँ तक उनकी शिकायत का ताल्लुक़ है, देखें बड़ी हद तक उन शिकायत का अजाला हो रहा है। आपने ख़ुद बताया इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक 78% उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर किए जा चुके हैं जी, और अभी उनकी अपीलें जो हैं वो ज़ेर समात हैं जी। और फिर उसके बाद अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से किसी को शिकायत बाकी रहेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि जो ये मरहला है नामजदगी का, कागजात नामजदगी का, उसमें तो मेरा ख्याल तहरीक इंसाफ जो है कामयाबी से आगे निकल रही है। ठीक, जहाँ तक ताल्लुक़ है उनके निशान का कि उनको बल्ले का निशान मिल जाए तो वो उनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात आने वाला है जी, और हमें तवक्को रखनी चाहिए कि निशान उनको मिल जाएगा। अगर बल्ले का निशान भी मिल जाए और उनके उम्मीदवार जो हैं वो बड़ी तादाद में इंतखाब में हिस्सा भी ले सकें तो फिर उनकी पोजीशन कमो बेश वही हो जाएगी जो 2018 में मुस्लिम लीग नून की थी। यानी नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके थे, उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था, वो इंतखाबी जो मुहिम है उसको लीड नहीं कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो थी वो इंतखाब में हिस्सा ले रही थी और उसके उम्मीदवार मैदान में थे। इसी तरीके से अगर हो सकता है कि इमरान खान साहब खुद उम्मीदवार ना भी बन सकें तो उनकी जमात जो है वो हिस्सा ले सकेगी और मेरे ख्याल उनकी जमात इसके लिए तैयार है। ठीक, तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि इंतखाबी अमल इस तरह से आगे बढ़ेगा और जो जो उनकी शिकायत है उनका अजाला होता जाएगा। बाकी जहाँ तक जिम्मेदारी का ताल्लुक़ है, हम सब जानते हैं कि इसकी जिम्मेदारी किस पर है, क्योंकि देखिए इमरान खान साहब ने बहुत ऐसे फैसले किए हैं जिनके नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है। लेकिन अब मुसीबत ये है कि जो उफ्ताद उन पर पड़ चुकी है जी, और जो आदमी मुश्किलात का शिकार है और जो जमात मुश्किलात की में घिरी हुई है, उसको हम बार बार ये कैसे कह सकते हैं कि आपने ये किया और आपने ये किया, आप ये ना करते, आप ये फलां बदपरहेजी ना करते तो आपका ये मर्ज का हमला ना होता, आप ये पकौड़े खाकर पानी ना पीते तो आपको खांसी ना होती, आप छलांग ना लगाते तो आपको जनाब आपका पाँव फ्रैक्चर ना होता। ओ भाई अब तो ये हो चुका है, अब तो हमें मरहम पट्टी करनी है।
उनसे हमदर्दी का इजहार करना है। ठीक। अब जो कुछ उन्होंने किया था जी, वो उसका नतीजा तो वो भुगत रहे हैं। बिल्कुल ठीक। नवाजुल्लाह खान साहब एक शेर पढ़ा करते थे जी कि कोई महमल शी क्यों शाद या नाशाद होता है, गुब्बारे कैस खुद उठता है खुद बर्बाद होता है। तो जो तो गलतियां की थी उसका नतीजा वो भुगत रहे हैं। अब हमें उनसे हमदर्दी करनी है, उनके दिल पे हाथ रखना है, आखिर हमारे भाई बंद हैं। बिल्कुल शामी साहब, बसद एहतराम, अगर हमारी, मेरी, आपकी, इफ्तिखार साहब की और मदर साहब की मरम पट्टी से उनका कोई भला हो सकता है तो हमारी खिदमात तो हाजिर है, लेकिन मसला ये है कि हमारी मरम पट्टी से कुछ हो नहीं रहा। कोई मीठे बोल तो चाहिए ना। चले सर, हम कोई मीठे बोल तो चाहिए ना सर, हम मीठे बोल भी बोल देते साज होता, कोई गम गुसार होता। ठीक है, जरा मीठे बोल भी बोल देते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा जी, बाद वापस आते हैं। मीठे बोल तो चले हम बोलने के लिए तैयार है, लेकिन जो असल मरम है वो कहीं और से लगना है। वो लगेगा या नहीं, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के दौरान मुझे शिकायत मिली कि जनाब इफ्तिखार साहब का तज्जिया बहुत ज़ोर से आया हुआ था और वो नहीं वो बता सके हमें। इफ्तिखार साहब से गुजारिश ये है, आपका सवाल ये था कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? और चलें जो मरम पट्टी की बात की, जी बिल्कुल, मरम पट्टी सारों को सब पे रखनी चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली द PTI, जो और लोग जो अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं इस मुल्क में, आप उनसे डिसएग्री तो कर सकते हैं, लेकिन मरम पट्टी की अगर बात करते हैं तो फिर सब पे रखनी है। रियासत का रवैया माँ जैसा जी, होना चाहिए। बल्कि अगर आपने रियासत रहने दी, हाँ। रियासत पे जो हमला हो रहा है, इसके जो अदारों की आपस की जंग है बड़ी ख़तरनाक है। अदलिया फ़ौज के साथ, फ़ौज इस्टेबलिशमेंट के साथ, इस्टेबलिशमेंट आपस में झगड़ा, तो जो एक अदारा है जमहूरियत का, उसका जो तमाशा हम उड़ा रहे हैं। और शाबाश मैं देता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन अजीम ट्रोलर्स पर जिन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम उखाड़ के रख दिया है, और ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल पैदा नहीं, बट अभी शामी साहब फरमा रहे थे ना कि हमें मीठे बोल बोलने चाहिए, लेकिन गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ अभी भी वही है। वो 9 मई को कहते हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और वो कहते हैं ये झूठा प्रोपेगेंडा। तो ये फिर फौज जवाब देना, मैं तो नहीं लेके आया था, आपको पता है कौन लेके आए थे। जी, अब सवाल ये पैदा था उनका रवैया जो ताज़ा तरीन था इलेक्शन कमीशन के उन अरकान के साथ, और अंदर की कहानी है कि ये आस्तीनें चढ़ा के हमलावर होना चाह रहे थे। उनकी बहनों ने मदाखलत की, उनके वकला ने मदाखलत की, यही रिपोर्ट हुआ बाहर। अच्छा। अफसोसनाक है, वो एक कौमी सतह का रहनुमा अपने आप को कहलाते हैं, तो फिर कौमी सतह के रहनुमा को ये भी देखना पड़ेगा उसकी हर हरकत उसके जो फॉलोअर वो मानते हैं, और फिर ये सियासी जमात से ज़्यादा एक कल्ट बन गया है। तो ये तो बहुत ख़तरनाक रुझान है। मुझे तो खौफ ये है कि अगर इलेक्शन हो भी जाएँ मुनीब, तो उसके बाद क्या होगा। नहीं, बट आपके नज़दीक इस्टेब्लिशमेंट की जो तलखी है, या जिस तरह अभी शामी साहब ने कहा जो गलती करनी थी इमरान खान साहब ने वो कर दी। अब सवाल ये है कि क्या माफ़ी इमरान खान साहब के हिस्से में अभी है या नहीं है? ये सुन, नहीं देखे ना, अगर तो कानून को माफ़ करता है, अगर अदलिया माफ़ करती है, आप मुझसे ज़्यादा सियासत जानते हैं सर। कानून हमारे मुल्क में बदकिस्मती से रेलेवेंट हो जाता है। किसी ने ऐसा किया नहीं, तो मुझे एक ऐसे लीडर का नाम बता दो जिसने लोगों को कहा कि फौजियों पे चलो जाओ, मुझे बताओ, तब मैं आपकी बात मानूंगा। मुझे जस्ट टेल मी एक लीडर जिसने ऐसी हरकत की हो पाकिस्तान की सियासत में, जिसने कहा फौजियों पर चढ़ दौड़ो। अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, इस हद तक तो ठीक था, लेकिन ख़तरनाक की जो आपने अमली शक्ल देखी वो तो आपके सामने है। मुझे उसमें इतराज़ है। आपको उनका गुनाह इतना ज़्यादा बड़ा है, आप कहते हैं बाकियों से बहुत बड़ा है। नहीं, आपको नहीं पता। आप साबित करें नवाज शरीफ ने ये किया हो, जुल्फ़िकार भुट्टो ने ये किया हो, उसकी बेटी ने ये किया हो, किस सियासी पार्टी ने ये किया जो उन्होंने कर दिया। मैं इसके अमल के ऊपर उनसे रियायत नहीं करने को तैयार, बिल्कुल नहीं। लेकिन कहीं जाकर रियायत बनती है या नहीं बनती? बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये जो कह रहे हैं ना आप, नवाज शरीफ नहीं था और इलेक्शन हो गया, इनकी एक बदकिस्मती है कि नवाज शरीफ के ना होने के बावजूद नवाज शरीफ के पास सेकंड लीडरशिप थी और इंटैक्ट थी, एक दूसरे के साथ राब्ते में थी, पार्टी बिखरी हुई नहीं थी। अगर नवाज नहीं आया कैंपेन करने के लिए तो पार्टी एग्जिस्ट करेगी। इनका एक प्रॉब्लम हो गया है, इमरान के बगैर ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। बट वो पोजीशन कहते नहीं हमारे खंबे वाली है, खंबा खड़ा करेंगे उसको वो वोट पड़ेगा। मेरे दोस्त ऐसे हुआ, 70 में हुआ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि अपने रवैये में तो चेंज लाए ना। अगर रवैया उनके ट्रोल्स का यही है कि उन्होंने किसी को बख्शना ही नहीं है, तो फिर ऐसी पार्टी का रहना मेरे लिए ख्याल है रियासत को फिर सोचना पड़ेगा क्या करना है। मज़हर साहब, गुजारिश ये है,
मैं इस आर्गुमेंट से तो बिल्कुल एग्री करता हूं और मैं बोरो करूंगा शामी साहब से आर्गुमेंट, जो बात मुझे भी दिल को लगती है कि नहीं वाकई किसी जगह जाके जिसने गलती करनी थी कर दी। इस पर मुझे भी बहुत गालियां पड़ती हैं जब मैं कहता हूं यार कहीं जाकर तो कोई माफ़ी मिलेगी या कहीं जाकर तो सिलसिला ख़त्म होगा। लेकिन जब ये आर्गुमेंट मेरे सामने आता है, और ये सिर्फ इफ्तिखार साहब नहीं दे रहे, ये बहुत से लोग देते हैं कि ओ भाई इतनी अंत भी किसी ने नहीं उठाई, इतना रियासत के ऊपर हमला भी किसी सियासी जमात या किसी सियासी लीडर ने नहीं किया जो इमरान खान ने मैं किया। एक बात यहाँ पे इजाफा करूँ, मुजीबुर रहमान तमाम खराबियों के बावजूद 22 मार्च तक रेजिस्ट करता रहा तुफैल को और रऊफ को, जो उसके स्टूडेंट लीडर थे, कि कोई ऐसी बात ना कहे जिससे उसका और फौज का डायरेक्ट क्लैश हो जाए। अच्छा जी मदद साहब। सर मसला ये है कि बिल्कुल रियायत नहीं होनी चाहिए। आप मुकदमा तो चलाएं, आप 9 महीने से सिर्फ उस वाक़े के ऊपर सिवाय गिरफ्तारियों के और क्या किया है आपने? आप एक वाक़े, मैं फिर वही मिसाल दूंगा कि MQM के खिलाफ 22 अगस्त 2016 का वाक़या है, आज 2023 में है। आप मुझे बताएं किसी एक आदमी को 22 अगस्त में सजा हुई? बिल्कुल। आप जब भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, ये 22 अगस्त सामने ले आते हैं, आप उठा के बंद कर देते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करने देते। 2 तरीके होते हैं ना, कि एक पार्टी जो आप समझते हैं कि एंटी स्टेट हो गई है, उस पार्टी को बैन कर दें। बैन का एक तरीका है कानून में, आइन में, जी वो तरीका अडॉप्ट करें। लेकिन इलीगल ये सारे एक्शन जब आप करते हैं कि नहीं 9-0 पे कुछ नहीं हो सकता, जिना ग्राउंड पे कुछ नहीं हो सकता, खुर्शीद मेमोरियल हॉल पे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कोई कानूनी वो नहीं लेते। आप बिल्कुल उसका ट्रायल करें, उन्हें सजा दें। 9 मई हुआ, 9 मई बहुत बहुत संजीदा वाक़या है, बहुत गैर मामूली वाक़या है, बहुत काबिल मजम्मत वाक़या है। उसमें आपने बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया, आपने ये कहा कि नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। अब अगर आप समझते हैं कि इसके मास्टरमाइंड जो हैं, जो लोग हैं, आप उनके खिलाफ मुकदमा चलें। अगर आप ये समझते हैं कि ये पार्टी जो है ये इस काबिल नहीं है कि इस पार्टी को चलने दिया जाए, आप उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दें। ठीक, आईनी और कानूनी तरीका तो ये है। ठीक हो गया। लेकिन आप ये भी ना करें, आप सिर्फ उठा के उसको जो भी है उनका MNA, और फिर होता क्या है, जिसको आप उठाते हैं वो अगर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है तो आप उसको छोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक। ये इसका मतलब है यू आर डैमेजिंग दैट वेरी इंसिडेंट। बिल्कुल ठीक। आप उस इंसिडेंट को बेस बना के आप किसी पूरी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूँ जी कि जो शामी साहब ने कहा कि माफ़ कर दिया जाए, जो लोग माफ़ी मांग के आ रहे हैं तो उनको माफ़ किया जा रहा है, उस पर भी आपको इतराज़ है, तो मुझे समझ नहीं आती कि फिर ये मामला तय कैसे हो। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे, शामी साहब से भी जवाब लेते हैं, हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शामी साहब आप कुछ फरमा रहे थे। सर ये हम खलते मबस कर रहे हैं, ये बात ज़ेर बहस नहीं है कि जिन लोगों ने 9 मई की वारदात की है या जिन पर इल्ज़ाम है उनके मुकदमात वापस ले लिए जाएं, ये बात हम नहीं कर रहे। ठीक, हम ये कह रहे हैं उनके मुकदमात यकीनन चलाएं, उन पर कानून की अदालत में साबित करें, लेकिन उन मुकदमात का तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए वो इल्ज़ामात जो हैं तहरीक इंसाफ को रोकते नहीं हैं कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सके। ठीक है जी। और अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि तहरीक इंसाफ ने बहैसियत जमात ये फैसला किया हो या इस तरह की शोरश का इरादा किया हो या उसका कोई मंसूबा बनाया हो। तो इसलिए ये बातें, दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है जी। 9 मई के जो मुल्ज़िम हैं आपके, उन पर आप कार्रवाई करें, उन पर अदालत में मुकदमा चलाएं, साबित करें, जो उनका हिस्सा है उसके मुताबिक उनको सजा दें। ठीक, हम ये नहीं कह रहे, वो खुद भुगतेंगे उसको। बात यह है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक होना चाहिए, और जो लोग उन पर इल्ज़ाम भी नहीं है, जिन्होंने किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया, जो इलेक्शन से नाअहल नहीं है, जो कानून के मुताबिक इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, उनका रास्ता ना रोका जाए, उसको तंग ना किया जाए, उनको अपना पॉलिटिकल प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस,
इलेक्टोरल प्रोसेस में अपना रोल अदा करने दिया जाए। ये दो अलग अलग बातें हैं, इनको एक दूसरे के साथ ना मिलाया जाए। शामी साहब ये फरमाइएगा, लेकिन ये जो आपने फरमाया ठीक है, इसकी बहुत अहमियत और दुरुस्त बात आप फरमा रही है कि दोनों बातें अलग है, मेरे आपके लिए हम सब के लिए शायद अलग है और ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन एक दूसरी साइड ये है सर कि जो मुक्तदरा है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो इसको इस तरह नहीं देखती। उनके नज़दीक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप, इमरान खान साहब समेत तमाम लोग इसके अंदर शामिल थे। जब हम आर्गूमेंट के देते हैं कि नहीं आप पूरी जमात को या घर बैठे वर्कर को इसके अंदर कैसे डिसइनफ्रेंचाइज कर सकते हैं, कैसे महरूम कर सकते हैं इलेक्शन से, तो उसका जवाब यही आता है कि भाई इसके अंदर तो पूरी जमात मुलविस थी या इसके अंदर पूरी जमात की टॉप टियर लीडरशिप मुलविस थी। इन्होंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत 9 मई करवाया। मुनीब, उनको मंसूबा साबित करना चाहिए ना, ये बात ये मुनीब देखें, हमारे और मुक्तदरा के दरमियान एक कानून है, एक आईन है जो तवाजुन कायम करता है। हम कानून, मुक्तदरा का कहना भी यही है कि कानून रास्ता लेगा, हम भी यही अर्ज कर रहे हैं, कानून को रास्ता लेना चाहिए। बिल्कुल मदन साहब, लेकिन ये हमारी ख्वाहिश है, बिल्कुल मेरी आपकी हम सब की, कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जो वाज़े हर एक को पता है कि नहीं पाकिस्तान में अगर कोई मुक्तदरा के खिलाफ है या मुक्तदरा की रॉन्ग साइड पर है तो वो इक़्तिदार में नहीं आ सकता। दूसरी बात ये कि इमरान खान की जमात ने तो ये कर दिया तो वो तो दूर दूर तक इक़्तिदार में नहीं आ सकते, बेशक वो पॉपुलर हैं नहीं है, इंतखाब जीत सकते हैं नहीं, ये इर्रेलेवेंट बात है। देखिए बहुत सीधी सी बात है, मैं फिर ये इस बात पे कि हम जो मुकदमात को पोलिटिसाइज कर देते हैं उससे आप उस मुकदमे की अहमियत को भी जो है वो अंडरमाइन करते हैं। अब 9 मई का वाक़या है, अगर जिस तरह अगर आप बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि इसमें कंप्लीटली पीटीआई एज ए पार्टी इन्वॉल्व है, इमरान खान और उनकी टॉप हायरार्की एज ए पार्टी इन्वॉल्व है और ये पार्टी उनके बकौल कि एंटी स्टेट पार्टी है, टेररिस्ट पार्टी है, जो भी वो समझते हों, तो दो ही तरीके हैं ना कि या तो आप उन सारे लोगों पर ट्रायल करें, आप ट्रायल करें, उन्हें पूरा मौका दें और अगर जुर्म साबित होता है तो उनको सज़ा दें, सज़ा देंगे तो वैसे ही वोट दें। और अगर आप समझते हैं कि ये पार्टी ख़तरनाक है तो फिर उसका भी तरीका मौजूद है कानून में, आइन में, कि आप उसके खिलाफ एक रेफरेंस बनाएं, उसको पार्टी को जो है वो बैन कर दें। तीसरा तरीका भी है कि आप उसको जो है आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दें, विदाउट फाइलिंग ए रेफरेंस, विदाउट इम्पोजिंग अ बैन ऑन अ पार्टी, आप आउटलॉड डिक्लेयर कर दें। ठीक, ये कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ उस वाक़े में लोगों को उठाते हैं। और देखिए ना, एक चीज़ ये होती है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खौफ की बुनियाद पे जो है सियासत छोड़ दी, बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। क्या हमें पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई? क्या ये सब अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले कर रहे हैं या इनसे ये फैसले करवाए जा रहे हैं? ये बुनियादी नुक्ता है। बखार साहब लास्ट 10 सेकंड। मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो सिंपल सी बात मानता हूँ कि 9 मई का वाक़या और इलेक्शन जिस दिन अनाउंस हुआ उसमें बहुत फ़र्क है। ठीक है, 9 मई के वाक़े की FIR दर्ज है, उसमें लोगों को पकड़ा गया, गिरफ़्तार किया गया, उनमें कई लोग जो हैं उनको फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किया जाएगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है कि ये ऐसा आप नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि ये जो हम तासर देते हैं ना कि किसी उठा के ले जाया जा रहा है, भाई जिन लोगों ने वो अमल किया उनको तो जेलों में रखा हुआ है, वो गिरफ़्तार हैं। मेरी इतला के मुताबिक मई में ये वाक़या हुआ, जून जुलाई में किसी को भी अगर गिरफ़्तार करना था तो वो गिरफ़्तार है या उसकी FIR हो चुकी है या वो अदालतों से बरी हो चुका है। आपकी इतला के लिए अर्ज़ करूँ, लोग बरी भी हुए इस FIR। लेकिन देखे ना, उस्मान डार को पकड़ा गया, उस्मान डार ने आके इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद फरूख हबीब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अली नवाज अवान ने आके IPP ज्वाइन कर ली। उन्होंने वही किया जिसका शामी साहब आपको रास्ता दिखा रहे थे, जिसको आप सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने अपनी गलती का एहसास कर लिया। अगर गलती का एहसास करने से पहले कईयों ने वीडियो भी बना दी अपनी के लिए, इसके बाद हमारे साथ जो भी होगा हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो जबर के तहत। नहीं, देखो ना, ये आपकी सोच है। देखें, सोच नहीं, वो एविडेंस है ना, अली नवाज अवान की तो एविडेंस है ना। देखो मेरे दोस्त, डू वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ और नॉट? Do we or do not? Let the court decide. Yes, we have a rule of law.
लेट द कोर्ट डिसाइड। बिल्कुल ठीक है। मैं जनाब शामी साहब का, जनाब मदर अब्बास साहब का और इफ्तिखार साहब का शुक्रिया अदा। आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं, शुक्रिया।